नमस्ते। आज हम एक ऐसे कानून को डिकोड करने वाले हैं जो सच में भारत के विकास और आम आदमी के अधिकारों के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। हम बात कर रहे हैं 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट की। जी हाँ, वही भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम। नाम थोड़ा भारी भरकम जरूर है, लेकिन इस एक्सप्लेनर में हम इसे बिल्कुल आसान और आम बोलचाल की भाषा में समझेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज किन किन चीजों को कवर करना है। हम शुरुआत करेंगे इस नए कानून के बैकग्राउंड से, फिर समझेंगे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, सहमति यानी कंसेंट की ताकत, सही मुआवजे का कैलकुलेशन, रिहैबिलिटेशन का महत्व और आखिर में इसके कुछ अहम अपवाद और मुद्दे। आइए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, एक नया कानून। इस बदलाव की असली अहमियत को समझने के लिए बस इतना जान लेना काफी है कि 2013 के इस एक्ट ने सीधे 1894 के एक बेहद पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानून को रिप्लेस किया था। मतलब एक सदी से भी ज्यादा पुराना सिस्टम। भारत के राजपत्र यानी ऑफिशियल गैजेट का वो पन्ना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल का गवाह है। यही वो पल था जब जमीन अधिग्रहण की जो पूरी प्रक्रिया थी ना, वो एक तरफा और मनमानी से बदलकर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी, मानवीय और सबकी भागीदारी वाली राष्ट्रीय प्रक्रिया बन गई। आखिर इस कानून की मूल फिलॉसफी, इसका आधार क्या है? देखिए, औद्योगिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन तो चाहिए ही, है ना? लेकिन इस कानून का मेन आइडिया ये है कि जमीन के मालिकों को कम से कम परेशानी हो। उन्हें सिर्फ अपनी जमीन से बेदखल न कर दिया जाए, बल्कि उन्हें उस विकास में एक पार्टनर बनाया जाए। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जिसमें सही मुआवजा और उचित पुनर्वास दोनों शामिल हों। अब चलते हैं सेक्शन 2 पर, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कोई भी कदम उठाने से पहले यह देखना कि इसका समाज पर असल में क्या असर होगा। सरल शब्दों में कहें तो बिना इंसानी कीमत का अंदाजा लगाए कोई भी जमीन नहीं ली जा सकती। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट या SIA कोई महज सलाह या सुझाव नहीं है। ये एक बहुत ही सख्त 4 चरणों वाली कानूनी जरूरत है। इसमें जमीन का दायरा तय करने से लेकर सामाजिक आर्थिक सर्वे करना, प्रभाव का आकलन और अंत में एक सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाना शामिल है। मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि जितनी जमीन की एकदम सख्त जरूरत है, बस उतनी ही ली जाए। इन रिपोर्ट्स के स्ट्रक्चर पर गौर करना बहुत दिलचस्प है कि इनमें किन चीज़ों की मांग की गई है, परिवारों की बनावट कैसी है, उनकी रोजी रोटी का साधन क्या है और सामाजिक सांस्कृतिक असर क्या होगा। इन सब की गहराई से जांच अनिवार्य है। ये कोई सरकारी कागजी खाना पूर्ति नहीं है, बल्कि जमीन पर रहने वाले लोगों की जिंदगियों का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। सोशल इम्पैक्ट को समझने के बाद हम तीसरे हिस्से पर आते हैं, सहमति यानी कंसेंट की ताकत। ये कानून एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक सेफ्टी नेट देता है, जो तय करता है कि जमीन लेने के लिए आखिर परमिशन किसकी चाहिए। 80%। ये नंबर अपने आप में बहुत पावरफुल है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जमीन का अधिग्रहण कर रही है, तो उसे कानूनी तौर पर कम से कम 80% प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति लेनी ही पड़ेगी। ये नियम पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। जैसा हमने देखा, प्राइवेट कंपनियों के लिए ये लिमिट 80% है, और अगर प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल का है तो 70% परिवारों की पूर्व सहमति चाहिए। साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं से बात करना एकदम जरूरी है। हालांकि यहाँ एक दिलचस्प बात नोट करने वाली है। जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी सरकारी कंपनियां जमीन लेती हैं, तो उन पर यह सहमति वाला नियम लागू नहीं होता। चलिए अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो शायद इस पूरे कानून का सबसे बड़ा फाइनेंशियल पहलू है, सही और उचित मुआवजे का कैलकुलेशन। यहाँ शहरी और ग्रामीण इलाकों के मुआवजे में एक बहुत ही साफ और बड़ा अंतर रखा गया है। शहरी इलाकों में मुआवजा तय किए गए बाजार मूल्य का 2 गुना तक हो सकता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में वहाँ ये बाजार मूल्य का 4 गुना तक हो सकता है। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि इतना बड़ा अंतर क्यों रखा गया है? तो इसका सीधा सा कारण ये है कि ग्रामीण इलाकों में जमीन सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं होती, वो अक्सर परिवार की रोजी रोटी का इकलौता जरिया होती है। इसलिए उन्हें ज्यादा आर्थिक सुरक्षा दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि यह बाजार मूल्य आखिर तय कैसे होता है? दरअसल ये तय होता है हाल ही में रिपोर्ट किए गए प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के आधार पर, जिसकी निगरानी एक पूरी कमिटी करती है। लेकिन कई पॉलिसी एनालिस्ट्स यहाँ एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाते हैं। होता क्या है कि असल जिंदगी में
टैक्स बचाने के चक्कर में अक्सर रजिस्ट्री के वक्त जमीन की कीमत कम दिखाई जाती है। तो रिस्क ये है कि अगर कागज पर कीमत कम रिपोर्ट हुई है तो उसी के आधार पर जो मुआवजा बनेगा वो भी शायद असली बाजार भाव से कम रह जाए। खैर, सिर्फ पैसे दे देने से किसी की उजड़ी हुई जिंदगी रातों रात दोबारा नहीं बस जाती, राइट? और यही बात हमें इस एक्सप्लेनर के 5वें और सबसे मानवीय पहलू की तरफ ले जाती है, रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास। ये कानून साफ तौर पर ये मानता है कि सही मायनों में न्याय सिर्फ एक चेक थमा देने से नहीं मिलता। रिहैबिलिटेशन का मतलब है प्रभावित लोगों को समाज में वापस एक उपयोगी और सम्मानजनक जगह दिलाना, उन्हें एक ऐसी नई जगह बसाना जहां जीवन जीने की जरूरी सुविधाएं न सिर्फ मौजूद हों बल्कि शायद पहले से भी बेहतर हों। और ये सुनिश्चित करने के लिए कानून के 3rd शेड्यूल में 25 बुनियादी सुविधाओं की एक पूरी लिस्ट दी गई है जो अनिवार्य हैं। इनमें पक्की सड़कें, साफ पीने का पानी, सही ड्रेनेज सिस्टम, बच्चों के लिए स्कूल और आंगनवाड़ी, हेल्थ केयर सेंटर और यहाँ तक कि पूजा स्थल और शमशान जैसी चीजें भी शामिल हैं। ये देखना वाकई शानदार है कि कानून सिर्फ जमीन के टुकड़े खरीदने की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो पूरे के पूरे समुदाय को फिर से खड़ा करने का इरादा रखता है। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, छूट और कुछ प्रमुख मुद्दे। जाहिर है, इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स कानूनी ढांचे को जब असली दुनिया में लागू किया जाता है तो कई प्रशासनिक बहसें और चुनौतियां तो खड़ी होंगी ही। अगर इस पूरी स्थिति को देखें तो हर बड़े पॉलिसी गोल के साथ कोई ना कोई प्रैक्टिकल दिक्कत जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ज़रूरी तो है, लेकिन इससे अक्सर अहम सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काफ़ी देरी हो सकती है। फिर रेलवे या नेशनल हाईवे जैसे 13 केंद्रीय कानूनों को पहले इस एक्ट से बाहर रखा गया था, हालांकि बाद में उन्हें भी सरकारी आदेशों के जरिए मुआवजे के दायरे में वापस लाना पड़ा। एक और मुद्दा अस्थायी अधिग्रहण का है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक के लिए होता है। इसमें पुनर्वास देने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस है। एक तरफ नागरिकों के हक को बचाना है तो दूसरी तरफ देश के विकास को भी रफ्तार देनी है। तो इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर खत्म होता है। क्या सच में एक तेजी से आगे बढ़ते देश की बुनियादी ज़रूरतों और एक इंसान की गरिमा और सही मुआवजे के अधिकारों के बीच कोई परफेक्ट बैलेंस बन पाया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि इस कानून का असर आज भी भारत के सामाजिक और भौतिक नक्शे को आकार दे रहा है। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा।